हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत के इतिहास का करें। ठीक है, भारत के इतिहास में भी क्या पढ़ते हैं अपन? प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? मौर्य काल अपन अभी खत्म किया, अशोक के बारे में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और पिछली क्लास हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा है। आज मौर्य काल से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, या फिर मौर्य काल समाज कैसे था, मौर्य काल के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और मेंस की दृष्टि से आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्री में तो पूछता ही है, लेकिन मेंस की दृष्टि से ये वाली जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही देखेंगे क्या, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों के बारे में भी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्या? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। डालिए हेडिंग, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन कैसा था जब मौर्य मगध पर शासन कर रहे थे? ठीक है, जब मौर्य शासन कर रहे थे तब ढांचा कैसा है? केंद्रीकृत है। कैसा है? केंद्रीकृत है। कहने का मतलब क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रमुख कौन है? सम्राट है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रमुख कौन है? राजा है, सम्राट है। लेकिन ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह एकीकृत होते हुए भी निरंकुश नहीं है। कैसी नहीं है? निरंकुश नहीं है, बल्कि निरंकुश होने की वजह कैसी है? जन कल्याणकारी है। कैसी है? जन कल्याणकारी। हालांकि एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा पावर है, लेकिन फिर भी राजा कैसा नहीं है? निरंकुश नहीं है। वह कैसा है? जन कल्याणकारी फैसला ही लेता है। ठीक है, यह मौर्य काल की एक बहुत बड़ी खूबी है। ठीक है, अब राजा की सहायता के लिए एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, हमने पढ़ा ना, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कश्मीर से लेकर कहां तक फैल गया? कर्नाटक तक फैल गया था, और बंगाल से लेकर कहां तक? फारस की खाड़ी तक। और बाद में अशोक ने कलिंग पर भी विजय प्राप्त कर थी। मतलब क्या है कि बहुत बड़े भूभाग पर मौर्यों का शासन है, और इतने बड़े भूभाग पर राजा अकेले नियंत्रण नहीं रख सकता है, सीधी सी बात है। तो राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और कौटिल्य की पुस्तक, नाम क्या उसका? अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की जानकारी है। ठीक, इन मंत्रियों को हम क्या बोलते हैं? तीर्थ कहते हैं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की जानकारी मिलती है। तो तीर्थ है वो क्या है? इक्विवेलेंट टू मंत्री है। कुल 18 तीर्थों की जानकारी कहां से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ थे, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? जो प्रमुख है वही पढ़ना है, पूरे 18 के नाम नहीं लिखाऊंगा मैं। ठीक है, देखते कौन कौन है। पहला कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, बट बस ये बात है, शुरू से पढ़ता रहे। प्रधानमंत्री कौन है? राजा का प्रशासनिक सलाहकार रहेगा। फिर कौन है? सेनापति है, जो कि क्या रहेगा? सैन्य विभाग का प्रमुख रहेगा। जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख रहेगा। अगला कौन सा है? युवराज। कौन है युवराज? राजा का उत्तराधिकारी। युवराज कौन रहेगा? राजा का उत्तराधिकारी। राजकुमारों में से ये क्या बनता है? युवराज बनता है। क्लियर है? अगला कौन है? समाहर्ता। अगला कौन है? समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च मंत्री था। राजस्व विभाग का सर्वोच्च मंत्री कहलाया है, समाहर्ता कहलाया है। वहीं अगला मंत्री कौन है? सन्निधाता। कौन है? सन्निधाता। ये कौन है? कोषाध्यक्ष है। कौन है यह? कोषाध्यक्ष है। अगला तीर्थ जो है वो कौन है? प्रदेष्टा। नाम क्या है? प्रदेष्टा, जो कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। क्या बोल रहा मैं? प्रदेष्टा। ये क्या है? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। जो भी मारपीट हो रहा है, हत्या हो रही है, उन सब का जो न्यायालय क्या कहलाता है? फौजदारी न्यायालय कहलाता है। और उस न्यायालय के न्यायाधीश कहलाया है? प्रदेष्टा कहलाया है। वहीं दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश कहलाया है? व्यवहारिक। क्या कहलाया है? व्यवहारिक कहलाया है। दीवानी मामलों का न्यायाधीश कहलाया है? व्यवहारिक। जबकि वन विभाग के प्रमुख मंत्री क्या बोला गया है? आटविक। क्या बोला गया है? आटविक। ये क्या थे? कुछ प्रमुख तीर्थों के नाम, जिनका वर्णन हमें कहां मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ विभाग दिए गए हैं, और उस विभाग के प्रमुख को क्या बोला गया है? अध्यक्ष बोला है। क्या बोला गया है? अध्यक्ष। विभाग बनाए गए हैं, और उन विभागों के प्रमुख को क्या बोला गया है? अध्यक्ष कहा गया है। देखते हैं कुछ अध्यक्ष के बारे में। पहला क्या है? पन्याध्यक्ष। पहला क्या है? पन्याध्यक्ष। ये कौन है? वाणिज्य विभाग प्रमुख है। ये क्या है?
वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विभाग के प्रमुख है कौन? पन्ना अध्यक्ष। वैसे ही माप तौल विभाग के प्रमुख क्या बोला गया है? पौतवा अध्यक्ष। कौन है ये? माप तौल विभाग के प्रमुख क्या बोला गया है? पौतवा अध्यक्ष कहा गया है। क्लियर है? शराब उद्योग यानी कि आबकारी विभाग के अध्यक्ष क्या बोला गया है? सूराध्यक्ष। क्या बोला गया है? सूराध्यक्ष कहा गया था मौर्य काल में। ठीक है, जो टकसाल है जहां पर सिक्का ढलता है उस विभाग के अध्यक्ष क्या बोला गया है? लक्षणाध्यक्ष। क्या बोला गया है? लक्षणा अध्यक्ष। जबकि बंदरगाहों का जितने भी पत्तन है जहां पर जहाज रुकते हैं उस विभाग की देखरेख करने वाले अध्यक्ष को बोला गया क्या? पत्तना अध्यक्ष। क्या बोला गया है? पत्तना अध्यक्ष। पत्तन मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है ना, तो पत्तन से ही बना है क्या? पत्तना अध्यक्ष मतलब क्या है? बंदरगाहों का अध्यक्ष, बंदरगाहों के विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, इन विभागों के बारे में जानकारी मौर्य काल से मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं मौर्य काल में समाज कैसा था। ठीक है, समाज के बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि मौर्य काल के समय समाज किन किन वर्णों में बटा था और समाज के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है, देखते हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में। ठीक है, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से आई कि मौर्यकाल समाज के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो 3 स्रोतों से मौर्यकाल समाज के बारे में, मौर्यकाल के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। कहां कहां से? पहला क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन समाज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा और क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका है। क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका। और साथ ही साथ अशोक के अभिलेखों से भी इस समाज के बारे में जानकारी मिलती है। कहां कहां से? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और स्वयं सम्राट अशोक के अभिलेखों से क्या मिलती है? मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखते हैं ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में कि उसमें इस समाज के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कितने वर्णों का? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और यहां पर कौटिल्य ने वर्णों को क्या बोला है? आर्य बोला। क्या बोला है? वर्णों को आर्य कहा है। कौटिल्य ने वर्णों को आर्य कहा है। इसके अलावा कौटिल्य ने बहुत सी वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख किया है। अब वर्ण संकर क्या है? अगर मैं लिटरल मीनिंग में जाऊं तो संकर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड होता है। क्या होता है? हाइब्रिड। संकर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। तो उस ओर इंगित करने जा रहे कौन? कौटिल्य। ठीक है, खैर उन्होंने बहुत सारी वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है जिनका स्थान क्या था? शूद्रों के समान। जिनका स्थान कैसा था समाज में? शूद्रों के समान। शूद्रों के समान व्यवहार होता है वर्ण संकर जातियों के साथ। इसका उल्लेख भी किसने किया है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। ठीक है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का व्यवहार होता है और उन्हें नगर से बाहर रखा जाता है, नगर के बाहरी हिस्से में रखा जाता है। उन्हें कौटिल्य ने क्या बोला है? अंतवसायी। क्या बोला है? अंतवसायी कहा है। मतलब अस्पृश्य जो व्यक्ति है उन्हें क्या बोला गया है? अंतवसायी। किसने बोला है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अस्पृश्य जातियों को अंतवसायी कहा है। क्लियर है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है मौर्यकालीन समाज के बारे में। अब देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में समाज के बारे में क्या लिखा गया। ठीक है, मेगास्थनीज कौन है अपन देख चुके हैं और कब आया। ठीक है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, और मेगास्थनीज में अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। 7 जातियों में विभक्त किया है। अब यहाँ पे उनका जो विभाजन है वो कुछ अलग तरीके से है। ठीक है, उन्होंने काम के आधार पर जातियों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से 7 जाति हैं? पहला क्या है? दार्शनिक है। दूसरा क्या? अहीर मतलब क्या है? पशुपालक है। अहीर का मतलब क्या है? पशुपालक है। थर्ड क्या है? सैनिक। चौथा क्या है? सभासद मतलब क्या है? मंत्रीगण या फिर अधिकारीगण। सभासद का मतलब क्या है? मंत्रीगण या अधिकारीगण। पांचवा क्या है? किसान। छठवां क्या है? व्यापारी एवं शिल्पी। एवं सातवां क्या है? निरीक्षक। ठीक है, मेगास्थनीज ने
भारतीय समाज को इन 7 जातियों में विभक्त किया था। क्लियर है ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए जब भी समाज के बारे में लिख रहे हो, मौर्यकालीन समाज के बारे में लिख रहे हैं तो कौटिल्य का कहना है और मेगास्थनीज का कहना है, ये दोनों पॉइंट आपके आंसर में आने ही चाहिए। ठीक है, अब हमारे समाज में बुराई थी क्या? दासों का प्रचलन था, दासों का प्रचलन था। अब देखते हैं दास व्यवस्था के बारे में क्या कहना है, दास व्यवस्था के बारे में इन दोनों का क्या कहना है। ठीक है, ध्यान देना, मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार, मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार मौर्य काल में दास व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। क्या बोल रहा हूं मैं? मेगास्थनीज और स्ट्रैबो कहते हैं क्या कि मौर्य काल में दास व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, लेकिन कौटिल्य के अनुसार, ठीक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें उन्होंने दासों का उल्लेख किया, मतलब दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी मौर्य काल में, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ज्यादा वैलिड है क्योंकि यही के हैं वो, जबकि मेगास्थनीज कहां से आए हैं? बाहर देश से आए हैं। ठीक है, तो उनके मत को सप्रेस कर दिया गया है और क्या माना गया कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि कौटिल्य ने यह किया है, दासों का उल्लेख किया। ठीक है, अब जब भी समाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो स्त्रियों की दशा उस समय कैसी थी, ये बात भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप लोगों ने स्त्रियों की दशा के बारे में नहीं बताया है तब तक समाज की व्याख्या अधूरी है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ रहे सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो वहां पर स्त्रियों की स्थिति आना ही चाहिए, वो वाला पॉइंट आना ही चाहिए। देखते हैं स्त्रियों की स्थिति इस समय कैसी थी। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो बोला जाना चाहिए कि स्थिति कैसी थी? संतोषजनक थी। कैसी थी? संतोषजनक थी, मतलब ना तो एकदम अच्छी ना एकदम बुरी, लेकिन संतोषजनक थी। उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे, उन्हें पुनर्विवाह के और नियोग के, मतलब अलग होने के, तलाक लेने के अधिकार इस समय दिए गए थे। पुनर्विवाह के अधिकार है, साथ ही साथ नियोग यानी कि अलग होने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया। साथ ही साथ विधवा विवाह का भी प्रचलन है, विधवा विवाह का भी प्रचलन था मौर्य काल में। मतलब कुछ तो अधिकार है, अभी एकदम से डिक्लाइन में नहीं गया है, कुछ अधिकार अभी महिलाओं को इस समय दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा वर्ग है, महिलाओं में एक ऐसा वर्ग है जो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, ऐसी महिलाओं को क्या बोला गया है? छंदवासिनी कहा गया। क्या बोला गया है? छंदवासिनी। ऐसी महिलाएं जो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी उन्हें क्या बोला गया है? छंदवासिनी कहा गया है। क्लियर है? अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कि इस समय मौर्य काल में वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें राजकीय संरक्षण भी दिया गया। ठीक है, वैश्यावृत्ति को मौर्य काल में राजकीय संरक्षण भी दिया गया है, और इस विभाग को क्या बोला गया था? रूप जीवा। क्या बोला गया था? रूप जीवा कहा गया था, रूप जीवा कहा गया था। जबकि इस विभाग के प्रमुख को क्या बोला गया है? गणिका अध्यक्ष। क्या बोला गया है? गणिका अध्यक्ष इस रूप जीवा विभाग के प्रमुख थे। ये सब था आपके मौर्यकालीन समाज के बारे में। क्लियर है? अब देखते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में, फिर हल्का सा जानने का प्रयास करेंगे गुप्तचर विभाग के बारे में, और लगभग आपका जो मौर्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, देखते अपन मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी। इससे पहले जब मैं तीर्थ पढ़ाया हूं वहां पर अपन पढ़ चुके हैं क्या कि दीवानी मामलों के जो सर्वोच्च अधिकारी उन्हें क्या बोलते हैं, और फौजदारी मामलों के जो न्यायाधीश हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, अभी न्याय व्यवस्था के बारे में फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यायालय दो टाइप के होते हैं, न्यायालय दो टाइप के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। ठीक है, दीवानी न्यायालय को इस समय क्या बोला गया है? धर्मस्थी कहा गया। क्या बोला गया है? धर्मस्थी। जबकि फौजदारी न्यायालय को क्या बोला गया है? कंटक शोधन। क्या बोला गया है? कंटक शोधन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दीवानी न्यायालय को क्या बोला गया है? धर्मस्थी। जबकि फौजदारी न्यायालय को क्या बोला गया है? कंटक शोधन। और यही आपको याद रखना है ये मौर्य काल न्याय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फैक्ट क्या है?
मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। आचार्य चाणक्य का क्या मानना था कि गुप्तचर ही ऐसे हैं जो राजा को उनके षड्यंत्रों से बचा सकते हैं। इसी कारण मौर्य काल में इन गुप्तचरों का एक विशेष महत्व रहा है। गुप्तचरों को इसमें क्या बोला गया है? गुढ़ पुरुष कहा गया। क्या बोला गया है? गुढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों क्या बोला गया है? गुढ़ पुरुष कहा गया है। और इन गुप्तचरों की एक विशेष लिपि होती थी, ठीक है, उसको कोई बाकी ना पढ़ सके, केवल गुप्तचर ही पढ़ सके, इसीलिए उनकी एक विशेष लिपि बनाई गई थी। और उस लिपि को बोला गया क्या? संज्ञा लिपि। यहां पर लिखना जरूरी नहीं है, बस सुन लीजिए। उस लिपि को क्या बोला गया था? संज्ञा लिपि कहा गया था। उस लिपि को केवल गुप्तचरों को ही सिखाया जाता था, ताकि कोई भी सामान्य नागरिक उस लिपि को, उस भाषा को पढ़ ना सके और जो गोपनीय जानकारी है वो कहीं भी ना फैले। देखते हैं इन गुप्तचरों के बारे में। अब गुप्तचर भी दो टाइप के होते हैं। गुप्तचर भी इस समय दो टाइप के थे। कौन कौन से? संस्था, पहले का नाम क्या? संस्था। दूसरे का नाम क्या है? संचरा। मान के चलिए कुछ आपराधिक घटनाएं की जगह पर बार होती है। सपोज दैट महाराजा चौक है, दुर्ग का महाराजा चौक है, वहां पर मैं एक अपना गुप्तचर बैठा दिया हूं, ठीक है। मतलब हम उसका काम क्या है? हमेशा वो महाराजा चौक पे ही रहेगा और वहां पर जो भी घटनाएं घट रही है उसको ऑब्जर्व करेगा। काम क्या है? सिर्फ महाराजा चौक पे बैठना है, ठीक है। तो उस टाइप का एक गुप्तचर इस समय भी मौजूद है। उसको क्या बोला गया है? संस्था। जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करता था और उस स्थान पर जो भी गतिविधि हो रही है उसके बारे में निगरानी करता था, ठीक है। जो भी घटना उस स्थान पर हो रही है उसकी निगरानी करता था। इसको छोड़कर एक अलग तरीके का गुप्तचर है जो उसको आदेश मिलता है कि राज्य में भ्रमण करे और देखे कि पूरे राज्य में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। अब मैं उसको भेज रहा हूं कहां पर? रायपुर भेज रहा हूं, अंबिकापुर भेज रहा हूं, दुर्ग भेज रहा हूं, भिलाई भेज रहा हूं कि हमारे शासन जो चल रहा है, हमारी सरकार है, उसके बारे में लोगों का फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। अगर इस चीज प्रयोजन के लिए मैं उसको अलग अलग जगह पर भेज रहा हूं तो उस गुप्तचर को क्या बोलेंगे? संचरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संचरा। अभी नहीं, मौर्य काल में। कब? मौर्य काल में ऐसे गुप्तचरों को जो घूम घूम कर कार्य करते थे क्या बोला गया है? संचरा कहा गया था। राज्य में भ्रमण करके गोपनीय जानकारी एकत्रित करते थे, ये संचरा। ये दो पार्ट में गुप्तचरों को डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब सबसे अंतिम, ठीक है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। क्या है? कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, सप्त अंग मतलब 7 अंग। हमारी एक पूरी बॉडी है, अगर बॉडी में से कोई भी ऑर्गन या कोई भी अंग खराब हो गया तो हमें कोई ना कोई तकलीफ होती है, ठीक है। और इसी फैक्ट के माध्यम से कौटिल्य ने राज्य के कुशल प्रशासन को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, कि अगर हमारी बॉडी में से कोई भी एक पार्ट खराब होता है तो फिर हमें बॉडी के संचालन में कभी दिक्कत होती है, परेशानी। वैसे ही राज्य के कुछ विशेष अंग हैं, कुछ विशेष पार्ट हैं, उनमें से अगर कोई भी डैमेज होता है या सही नहीं चल रहा है तो फिर राज्य के प्रशासन को कुशल रूप से चलाने में भी दिक्कत आती है। इसी बात को ध्यान में रखकर, ठीक है, कौटिल्य ने क्या दिया है? राज्य के प्रशासन के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया है, जहां पर उन्होंने राज्य और मानव शरीर के अंगों के बीच क्या क्या है? कंपैरिजन किया है। क्या किया है? कंपैरिजन किया है, जहां पर राजा को क्या बता रहे हैं? वो सिर बताया। राजा को क्या बता रहे हैं? सिर। जबकि अमात्य को क्या बताया? उन्होंने आंख बताया। किसी भी व्यक्ति का सिर है मतलब क्या है? राजा, ऐसा बोलना, ठीक है। राजा को क्या बोला है? मनुष्य के सिर की संज्ञा दी है, दिमाग की संज्ञा दी है। दिमाग नहीं बोलना चाहिए, सिर की संज्ञा दी है, दिमाग बाद में आएगा, ठीक है। मनुष्य के सिर की संज्ञा दी है। अमात्य को क्या बोला है? मनुष्य की आंख बोला है। क्या बोला है? आंख बोला है। जनपद को क्या बोला है? जंघा। जनपद को जंघा। वही दुर्ग यानी कि किलो क्या बोला है? मनुष्य के बाहों की संख्या दी है। मनुष्य के बाहों की संख्या दी है। जबकि कोश है, जो धन है, उसको क्या बोला है? मुख बोला है। क्या बोला है? मुख। ये तो याद ही रहेगा, जिसको ज्यादा धन रहता है वो बहुत बोलता है, ठीक है। जिसके बाद कोश है, मतलब कोश को मुख की संज्ञा दी है, ठीक है। जबकि सेना को क्या बोला है? मस्तिष्क। क्या बोला है? मस्तिष्क। दंड, बल या फिर सेना को क्या बोला है? मस्तिष्क की संज्ञा दी है। और मित्र को क्या बोला है? कान, ठीक है। मित्र को कान की संज्ञा दी है। और इन सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने एक कंपैरिजन करने का प्रयास किया। अगर इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई, कि हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, इनमें से कोई भी एक ऑर्गन खराब होता है तो मनुष्य को क्या होती है? थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे ही अगर इन राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश
सेना या फिर मित्र में इनमें से कोई भी एक हटा दे या फिर डैमेज हो जाए तो राज्य के संचालन में दिक्कत आ जाएगी। इतनी दिक्कत है जितनी मनुष्य को दिक्कत होगी अगर इनमें से कोई पार्ट गायब हो जाए। ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यही समझाने का प्रयास कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में किया है। क्लियर है? तो आज हमारा खत्म होता है क्या? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में अपन अब देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल में आपको शुंग, कण्व और सातवाहन के बारे में पढ़ना है। केवल जो भारतीय शासक हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो विदेशी हैं उनके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। फिर बचेगा गुप्त। कोशिश करेंगे कल या परसों तक खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू क्लास।